आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, झूमने लगेगा आसमान। भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम ले, कोई कोई जिंदगी हर पल तेरा नाम ले। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान। दिल ये चाहे आज तो बादल बन उड़ जाऊं मैं, दुल्हन जैसा आसमां धरती पर ले आऊं मैं। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, झूमने लगेगा आसमान। बस ये है, कोई अपना शौक हम पूरा करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम और सुनाए के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज आपने देखा हमने कुकिंग की और बहुत ज़बरदस्त डिशेस बनाई खलीक साहब ने। आप भी हैरान हो रहे होंगे। मैं बता दूँ, इस प्रोग्राम को ना आपने लाइक करना है, ना इस पर कमेंट करना है, और ना ही इसको सब्सक्राइब करना है। देखना तो है ही नहीं ना, इस प्रोग्राम को बिल्कुल नहीं देखना आप। जी बिल्कुल ऐसे ही, ना कमेंट ना सब्सक्राइब और ना ही आपने इसको देखना है। ये आपसे इसी पर अमल भी कर लेना। नहीं कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा ऑलरेडी उसी से काम लेते हैं। ठीक है जी खलीक साहब, मुझे ये बताएं कि शायरी की तरफ किस तरह, अदब की तरफ किस तरह है? बस स्कूल के ज़माने में शौक था इन चीज़ों का। कभी गाने का शौक होता था, बज़्म अदब में गाने पे बुला लेते थे क्लास में, और इसी तरह तस्वीरें बनाकर मैं क्लास में, अपनी मेरी क्लास में मेरी तस्वीरें बनी हुई हाथ से। 8 क्लास में भी, मैं बहुत छोटा था जब, उसमें में भी तस्वीरें लगी होती थी, तो तस्वीरें बनाने का इस तरफ। और फिर ऐसा ऐसा मतलब अखबार रसाले पढ़ते हुए और
तराशे इकट्ठे करना अपनी डायरियों में, और बेशुमार डायरियाँ बनाई हुई थी और उसमें चीज़ें, उसी तरह बज़्म अदब में ये चीज़ें सुनानी, मतलब शुअरा की चीज़ें सुनाते थे और इस तरह। तो धीरे धीरे बस इस तरफ शौक़ होता चला गया, तो बस ये इसी तरह ही आया। लेकिन शायरी क्या है? सर शायरी तो मेरे लिए तो पूरी ज़िंदगी है। पहले भी एक किसी ने मुझसे ये सवाल किया, तो ये सवाल एक शायर के लिए एक मुश्किल जगह बात होती है, लेकिन ये है कि इसके बगैर रह नहीं सकते हम इसी तरह ही सोचते हैं चीज़ों को। आप फिल्में देख रहे हो, आप किताबें पढ़ रहे हो, आप किसी से मिल रहे हो, आप कहीं जा रहे हैं, कोई सफ़र कर रहे हैं, आप तो अकेले बैठे हैं, तो ये नज़में और इस तरह की जो बातें जो हैं, जो कि नज़मों की सूरत में बाद में मेरे अंदर उतरती हैं, वो फ्लैशेस से मुझे मिलते रहते हैं। तो वो कभी अगर वो नज़म हो गई तो वो फ्लैशेस जो हैं वो तो कैप्चर हो जाते हैं, वरना वो फिर बहुत सारी चीज़ें हवा में भी गायब हो जाती हैं। तो पहला शेर कब कहा? गालिबन मैट्रिक में था मैं, तो मैं वो पूरी गज़ल नहीं कहता था, पूरी गज़ल नहीं कहता था, सर शेर कहता था। एक पिछले दिनों मैं देख भी रहा था डायरी में, मेरे पास वो डायरी पड़ी भी हुई है, तो वो उसमें शेर थे, वो सारे बेतुके शेर, और वो सारे ही बेवज़न भी हैं। ज़ाहिर उस तरह वज़न तो नहीं था, लेकिन हम अभी जब नए लिखने वाले हमें दिखाते हैं कि सर ये चीज़ें आप पढ़ें और देखें, तो बिल्कुल वो ज़माना याद आ जाता है। तो वो वज़न से एक लाइन कहीं जा रही है, तो एक छोटी लाइन है, तो एक दूसरी बहर में है, तो ऐसे होता था। तो बस ये है कि इसी तरह लिखते हुए फिर एक दोस्तों को बताया जो खुद अदब से नहीं इतने वाबस्ता थे, तो उन्हें जब बताते तो वो तो बहुत खुश होते कि इतनी बड़ी बात आपने शेर कह दिया, क्या बात कह दी आपने। अच्छा, वो ये इंस्पायरेशन जो थी वो अंदर सरायत करती रही। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब हल्के में नौजवान लिखने वाले जब कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो उन्हें बुरी तरह कंडम नहीं करना चाहिए, बुरी तरह उनको स्नैप नहीं करना चाहिए। तो उससे फिर ये होता है नो अमोज लोगों को तो उनका दिल टूट जाता है, वो छोड़ देते हैं। तो हमें जो कुछ भी नहीं हम लिखते थे, कुछ लिखने वाले नहीं थे, उस वक्त लोगों ने जिन्होंने तारीफ़ की और दिल हौसला बढ़ाया और दिल रखा हमारा, तो उसी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता अदब की तरफ आते चले गए। बहुत धीरे धीरे मैं इस तरफ आया था, और ये 15 साल का जब था, 15 से 16 साल की उम्र में मैं इस तरफ आना शुरू हुआ लिखना। और शेखुपुरा में मैं उन दिनों में हम रहते थे, तो अरशद नईम मेरे दोस्त हैं उन ज़माने के, शेखुपुरा के जो अरशद नईम हमारे नामवर शायर हैं, तो वो हमारे दोस्त हैं। वहाँ मैंने एक दफ़ा पहले उन्होंने मुशायरा किया, तो मुझे भी उन्होंने मदद किया, तो ज़ाहिर वहाँ पे जैसे भी गज़ल टूटी फूटी सुनाई होगी तो याद नहीं। और सन याद है ये आई थिंक 83-84 की बात होगी, जी हाँ, उस ज़माने की बात है। फिर मैं फिर मुल्तान चला गया नौकरी के सिलसिले में, तो वहाँ मुझे बहुत अच्छे मेरे एक दोस्त मिले, और वो अभी भी हमारे हल्के के ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं, खालिद खलील साहब। वो मेरे बॉस भी थे, मेरे अफसर भी थे, और मुझसे काफ़ी बड़े थे, लेकिन यह है कि उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की। और मेरी एक नज़म मैंने वहाँ पे जो रात को कहीं में लिखी और सुबह में उन्होंने पढ़ के उन्हें दिखाई, तो उन्होंने वो ले ली और वो टाइप करवाई अपने पीए से, और फिर उसकी कॉपियाँ जो थी वो चौधरी शफीक साहब थे वहाँ मुल्तान के बहुत नामवर वकील हैं और बड़े बाज़ौक़ आदमी थे। वो जब आए तो मुझे याद है ऑफिस में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये इस नौजवान ने रात को एक नज़म लिखी है, तो आपको सुनाएं। तो उन्होंने मुझे कहा कि सुनाओ। तो नज़म मेरी किताब में भी शामिल है, ज़रा सुनो। तो पहली नज़म, तो वो नज़म देने की उन्होंने उसकी कॉपी ले ली। उन्होंने कहा ये तो तुमने कमाल कर दिया, क्या कमाल किया होगा, लेकिन जिस तरह उन लोग बड़े लोग थे उस ज़माने में, उस एज में जितना आपका तजर्बा था उस हिसाब से उन्होंने इतनी ज़्यादा मेरी तारीफ़ की और इतना हौसला बढ़ाया, और उसकी कॉपी ले ली और उसकी कचहरी पहुँचे। साथ ही हमारे कचहरी का साथ ही कचहरी थी वहाँ मुल्तान में ना, तो शेरशाह रोड था वहाँ में, तो वहाँ जाकर उन्होंने उसकी कापियाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपने दोस्तों में। और वही जो कॉपी थी वो खालिद खलील साहब ने नवाए वक्त मुल्तान को भेज दी, और उससे अगले या उससे एक दिन बाद जब अदबी सफ़ा आया तो उसमें वो नज़म शायद हुई थी। और मैं तो हवा में उड़ने लग गया। आप समझें कि मेरी तो कैफियत ही वो
मैं यार, उन्होंने फिर मुझसे पैसे भी दिए और कहा कि तुम सबको चाय पिलाओगे और पूरे ऑफिस को चाय पिलाएंगी, और बड़ा एहतमाम किया और बहुत मोहब्बत की। फिर उसके बाद तो फिर मैं मुशायरों में, मुल्तान के मुशायरों में शिरकत करने लग गया, और जैसी भी नज़में सुनाते होंगे आलम के कॉन्फिडेंस से सुना रहे थे। हाँ, कॉन्फिडेंस तो मैंने कभी भी अपना मुझे हमेशा मैं झिझकता ही रहा हूँ, मतलब मैं कभी भी शायद हमेशा शायर ही था, अभी भी ये इसी तरह ही है कि मुशायरों में बहुत शौक़ से मैं नहीं कोई जाता, और कोई मुझे बहुत कहते हैं दोस्तों तो मैं चला जाता हूँ, वरना मतलब नज़मों को वैसे भी कौन हमारे नज़मों को इतना सुना नहीं जाता। तो आप नज़म के अलावा गज़ल भी तो कह सकते थे, गज़ल की भी थी, गज़ल कही मैंने बहुत शुरू में, मैंने पैरल दोनों चीज़ें में लिखता था, नज़में भी लिखता था, गज़ल भी। लेकिन जब मैंने देखा कि जब तक किताब नहीं आई थी तो एक बहुत बड़ा ज़माना है, काफ़ी लंबा अरसा है, उसमें उस स्पैन में मुझे समझ आ गई कि मैं किस चीज़ में ज़्यादा क्रिएटिव हूँ और किस में शार्प हूँ, या मुझे किस में ज़्यादा काम करना चाहिए। तो फिर गज़ल तो बहुत दुनिया कह रही थी उसी ज़माने में, हम भी कहते होंगे, तो वो गज़लों में फिर मुझे वो बात नज़र नहीं आती थी जो कि नज़म में मैं समझता था कि कहना चाहिए। अगरचे मेरे पास गज़लें मौजूद हैं, बहुत गज़लें, और मैं उन्हें शामिल भी करूँगा, मेरी दोनों किताबों में एक दो दो गज़लें तो ज़रूर हैं। अच्छा, लेकिन मैंने उनको भी उन्वानात दे दिए। आपको पता है कि नज़म के फॉर्मेट होते हैं ना, मुख्तलिफ अंदाज में नज़म पेश की जाती है, गज़ल के पैराए में भी नज़म कही जाती है। अगर आप चाहें कि गज़ल के पैराए में काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी के साथ एक नज़म कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, उसको अनुमान दे दें और वो गज़ल कहें, लेकिन ये कि कंटेंट्स उसका इस तरह गज़ल की स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए, जैसे आमतौर पर गज़ल होती है कि कोई शेर किसी मौजू पर है, कोई किसी मौजू पर है। तो अगर नज़म में एक रब्त है, उस गज़ल में एक रब्त है, तो वो उसका अनुमान दिया जा सकता है और उसे भी नज़म कहा जा सकता है। आपके दो शेर मजमूए आ चुके हैं, दो किताबें हैं जी। अली साहब, आप क्या समझते हैं कि आप मुतमईन हैं कि आपकी नज़म जो है वो कबूल आम की सनत हासिल कर चुकी है, यानी भी है टाइम? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कभी भी ऐसा तो नहीं सोचा कि कबूल आम। बस ये है कि कुछ जब दोस्त कोई हिम्मत बढ़ाते हैं, तारीफ़ करते हैं जो दोस्त, तो ज़रा हिम्मत बढ़ती है, वरना तो ये नहीं समझते कि अभी वो कुछ जो कुछ करना है या जो कुछ करना चाहते हैं वो तो अभी नहीं। लेकिन नहीं, वो मैं आपके हमअसरों में बात कर रहा हूँ। हमअसरों में अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत लोगों ने पजीराई दी, बहुत मोहब्बत दी, फिर नज़में पढ़ी भी, लेकिन क्योंकि अब ज़माना हो गया काफ़ी अर्सा, मैं अपने मामलात की वजह से मतलब अगली किताब ना लाने का जो मेरे वजह बनी है, वो उसकी वजह से मसाइल तो पैदा हुए हैं, क्योंकि इतने अरसे में मेरी 2 किताबें कम अज़ कम आ जानी चाहिए थी, वो नहीं आ सकी। तो इस वजह से वो बहुत पुरानी 2003 और 2006 में शाया हुई, तो वो उनके मतलब एडिशन भी ख़त्म हो गए हैं, मेरे पास भी किताबें बहुत कम हैं। तो जो नई जनरेशन है उन्हें हम मालूम ही नहीं है कि हमने जो हमारे नई जनरेशन मालूम करना भी नहीं चाहती ना। हम हल्का वाबिज़ों में जब आते थे तो हमें कोई अच्छा कोई बोलता था कोई, तो हम पूछते थे ये साहब ने बड़ी अच्छी तनकीद की है, ये कौन साहब? वो कहते थे ये फ़लाँ है। अच्छा, हम लाइब्रेरी में जाके उनके मजमूए तलाश करते थे, ढूंढते थे, पढ़ते थे, उनके बारे में जानने की कोशिश करते थे। लेकिन अभी जो बात आप कर रहे हैं, लोगों में ये रुझान नहीं है कि आप बस खलील साहब आ गए, फलां साहब आ गए, इन्होंने हल्के में पेश कर दिए, बस आपने जो अपना तासुरुफी जो इजहार है वो कर दिया और घर चले गए। ये नहीं देखा कि यार ये हल्के में आ रहा है, आप पूछ लें उनसे तो उनको नहीं याद होगा कि होगा कि बस ये अफसाना निगाह रहे हैं, ये नज़म कहते हैं, ये गज़ल कहते हैं और पेश कर रहे हैं, और बस हम हफ्ते में आ जाते हैं और सुन लेते हैं और कर लेते हैं। लेकिन वो कभी जानने की वो नहीं, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ेंगे कोई नहीं किताब, लेकिन रुझान ये वो कहते जी हम तो बस 4-5 इजलास हमने अटेंड कर लिए तो हम जी अब बहुत ज़्यादा नाकाम बन गए। तो ये भी एक वजह है। वजह है, जब जिस नौजवान लिखने वाले जो हैं उनकी उम्र में हम थे, तो हमें तो पूरी हमारी ख्वाहिश होती थी कि वो तमाम शुअरा जो कि बहुत अच्छा लिखने वाले थे वो हमारी नज़र पोशीदा ना रह जाएं, और हम उन्हें ढूंढते थे, और जो हमारे आसपास थे उन्हें तो हम लाजमी पढ़ते थे और उनके बारे में मज़ामीन पढ़ते थे, उनके बारे में जानते थे, लोगों की बात डिस्कशन में हम बैठते थे कि
अपने दोस्तों से पूछते थे, अपने बड़ों से पूछते थे उनके बारे में। ये तो मुझे पता है, मैं हल्के से निकला होता था तो कभी एक बार मुझे याद है अब्दुल भाई राना साहब ने मुझे ड्रॉप किया, वो उनके पास गाड़ी थी तो मैं हल्के से निकला तो उनके साथ, तो मैंने उन्हें सवाल किया मासूमियत के साथ, मैंने कहा सर आप कुछ ऐसा मुझे बताएं कि मैं मतलब ज़्यादा अच्छा लिखने लगूँ, तो आप कोई मुझे राय दें या कोई टिप दें। तो उन्होंने यही कहा कि आप बस मुतालिया करें, बहुत मुतालिया करें, गहराई के साथ करें और यकसुई के साथ करें, और बस अपने अपने डिवोशन अपनी चीज़ों के साथ जो है ना उसे उसे कायम करें। तो ये, और ये जब भी किसी बड़े से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि आप चीज़ों को बहुत कॉन्सेंट्रेट करें, चीज़ों पर पूरी तवज्जो के साथ और पूरी यकसुई के साथ और पूरे इन्हमाक के साथ आप उससे जुड़े रहें, और फिर जुड़े रहना जो है ना वही असल में एक बात है। और फिर एक और बात है छोटी सी, ज़िया जलानी साहब कहा करते थे, उन्होंने एक बार हल्के में ये बात कही थी, उन्होंने कहा कि आप अगर आप कुछ अच्छा नहीं भी लिख रहे तो आप थोड़ा थोड़ा तो कुछ ना कुछ लिखते रहा करें, ताकि अगर वो आप जो आप क्रिएट करना चाह रहे हो ऐसा नहीं भी हो रहा तो आपका कलम गंवा रहे, तो आप ऐसे ये प्रैक्टिस जारी ये मिसाल इसकी है कि आप अपना कांटा जो है वो तालाब में झील में डाल के रखें, और क्या पता कोई किसी अच्छी मछली जो है वो आपके कांटे के साथ। सर एक गैप वजह इस वजह से भी आई कि बैरून मुल्क चले गए, तो उसके बारे में बताएं, क्यों गए, फिर कितना अर्सा वहाँ रहे, फिर वापस कैसे आना हुआ? एक लंबी स्टोरी है ये, तो इसको शॉर्ट करके बताएं, लोगों को नहीं पता, आपके बारे में जानना चाहते हैं। बस तो मैं तो जानना चाहता हूँ अगर कोई होना चाहे। हाँ, बस वो मेरे ब्रदर इन लॉ वहीं होते थे और उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ आए, बड़ा अच्छा फ्यूचर है, हम सब यहाँ पे रहेंगे और बहुत अच्छा। वहाँ पे गए तो मैं तो यहाँ से छुट्टी लेकर गया था, तो बस फिर वो वहाँ पे एक्सपीरियंस जैसा भी था टफ था, क्योंकि आप फैमिली के साथ चले जाते हैं एक मुल्क जहाँ दुनिया जिससे आप बिल्कुल जिस दुनिया से वाकिफ़ ही नहीं होते, तो बस उस दुनिया से मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला और बहुत कुछ जानने का मिला, और मुझे उम्मीद है कि मैं दोबारा भी मुझे जाऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चे वहीं हैं। मैं तो आ गया था 4-5 साल बाद, लेकिन मेरे बच्चे भी वहीं हैं और वो उनका यही इरादा है कि वो वहीं रहेंगे, तो फिर मुझे ज़ाहिर है वो अपनी फैमिली के साथ ही रहना है, तो मैं फिर उनके साथ रहूँगा। कुछ वक्त इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे कोई मसाइल हैं, केसेस वगैरह चल रहे हैं, कुछ ऐसा है बस। अरे अल्टीमेटली फिर आपने वहीं शिफ्ट होना, चले अल्लाह करे। मुझे ये बताएं कि ये जो आप 5 साल से यहाँ हैं, तो ये खाना बनाने का राज कहाँ से आया है, वो रेसिपीज कहाँ से हैं, जरा ये राज तो करें। मुझे शुरू से शौक था, मैंने शादी बहुत लेट करवाई थी, आपको बताइए। हाँ पता है, आप ये करना चाह रहे थे, बड़ा इशू बना हुआ था, और जब मैंने शादी कर ली तो फिर कुछ वक्त यहाँ रहे, फिर बाहर चले गए, और फिर मेरे तो भाई मुझे मजाक करते हैं कि जैसे हम बड़ी मुश्किल से तुम्हें हमने शादीशुदा किया था, जैसे तुम पहले थे तो अब फिर वैसे के वैसे ही हो। तो ये खाने पकाने का इससे कोई नहीं है, मुझे शौक था ये। अब तो खैर मजबूरी भी है कि जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं चाहूँ तो, अब हमारे दोस्त हैं ये, मैं इनको कह देता हूँ, कभी ये आ जाते हैं, लेकिन इनको तो नहीं आती ना, मेरी हेल्प करते हैं यहाँ घर में आके। तो लेकिन ये है कि खाना मैं शौक से अपने लिए खुद ही बनाता हूँ, और अपने दोस्तों को बुलाता हूँ तो उनके लिए भी मैं खुद ही कुकिंग करता हूँ। यानी खाने के शौक भी है और खिलाने के शौक। हाँ, जब आप फिर काम कर रहे होते हैं, जब बना रहे होते हैं, तो फिर आप ये चाहते हैं ना कि आप अच्छा बनाएं, और फिर कॉन्सेंट्रेट करते हैं चीज़ों के बारे में। जब तक मैं यही कहता हूँ कि जब आप तक आप चीज़ों की तह में नहीं जाते, गहराई में नहीं जाते, तो वो काम अच्छी तरीके से कर नहीं सकते। तो फिर मुझे जब भी मैं कहीं अच्छा खाना खाता हूँ, मैं ज़रूर पूछता हूँ अपने कज़न से, अपने दोस्तों के घर वालों से, अपने घर वालों से कि ये कैसे बनाया, ये कौन सी रेसिपी है, ये कैसे बनी है। तो ये बस ये शौक की बात है। अच्छा, अभी आप बता रहे थे आप PhD कर रहे हैं। जी, उस हवाले से बताएं, थीसिस के हवाले से क्या हो रहा है। और जब मैं बाहर गया था UK, तो उससे पहले मैंने MPhil कर लिया था। तो MPhil का जो मेरा था वो टॉपिक, वो भी मेरा फिल्मों के हवाले से था, फिल्मी गीतों के हवाले से ही था। तो फिर जब मैं वापस आया तो फिर उस दौरान में मैंने कहा कि अब मैं कोई ऐसा ख़ास काम तो कर नहीं रहा,
क्यों एकेडमिक काम किया जाए, तो दोस्त हमारे हेल्प करते हैं। तो फिर वो मैंने नंबर से PhD की। तो अब उसका सिर्फ थीसिस जो है वो अभी प्रोसेस में है, कुछ अर्से में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। तो फिल्मी गीतों के हवाले से मैं कर रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान के फिल्मी गीतों पर। तो अब देखिए कि उनकी वर्थ क्या है अदबी सतह पर, जो गीत होते हैं वो उनकी अदबी सतह क्या है, उनकी जो शायरी है उसकी, और उसका वो जो तहजीबी और सकाफती और अदबी बैकग्राउंड है, वो हमें इसका हिस्सा। क्या सुनाने लगे हैं बाकी? इम्तियाज़ ये है कि आपको पता कि ये गिटार जो है वो मेरे शौक़ का हिस्सा है। मैं कभी इसे प्रोफेशनली तो कभी नहीं किया, तो अभी भी घर में जब होता हूँ तो कभी गिटार के साथ, कभी तस्वीरों के साथ पेंटिंग करता हूँ, कभी खाना बना लिया, कभी दोस्तों को बुला लिया, और कभी फिल्में देख ली, कभी किताबें पढ़ ली। तो ये इस तरह के शौक़ हैं। एक अकेला आदमी जो ये है बड़ा अच्छा शौक है। और तो मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए आप स्केचेस भी करते हैं, आप खाना भी बना सकते हैं, आप गाना गा भी सकते हैं, आप गिटार भी बजा सकते हैं, आप नज़म भी लिख सकते हैं, हाँ, आप तनकीद भी कर सकते हैं, आप गीतों में थीसिस भी कर सकते हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल जो है ना बड़ी चीज़ें, ये मैं इम्प्रेसिव मतलब आप दाद के मुस्तहिक हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो आप कर रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं, कोई चीज़ आप छोड़ी नहीं है। मतलब रंगों के साथ आपकी दोस्ती उसी तरह से बढ़ गई, नज़म के साथ आपकी दोस्ती बढ़ गई, गीत को भी आपने छोड़ा नहीं है, मौसीकी को भी आपने छोड़ा। देखिए मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा है और एक राइटर के लिए बड़ी अहम है। तो क्या सुनाना चाहिए? वो जो ये बात आपने की है, ये तो ऐसे ही है कि मैं नहीं समझता कि ये भी कोई इतनी बहुत कोई अहम बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, और भी बहुत लोग हैं जो बहुत सारे काम एक ही टाइम में कर रहे होते हैं, और उनके अंदर भी बहुत सारी सलाहियतें होती हैं। यकीन माने कि कभी भी ये नहीं समझा कि वो मैं कोई बहुत ऐसा काम कर रहा हूँ जो वो बहुत मुनफरिद है, या मैं कोई बहुत मुनफरिद हूँ, ऐसा कभी नहीं लगा। लेकिन ये कि अगर हाँ कुछ लोगों में देखते हैं तो वो ये चीज़ें नहीं होती, तो लगता ही है भारत। और अभी मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, कोई जो भी मेरे सामने आ जाए। तो चलिए थोड़ा सा एक गीत है, योगेश ने लिखा था, मकेश का गाया हुआ है, और ये फिल्म आनंद, फिल्म आनंद में उसने गाया था। तो थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कैसा गाया। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मंशा याद साहब का भांजा होना कैसा फील करते हैं? बहुत प्राउड फील करता हूँ, बहुत मुझे फ़ख्र है इस बात पे, और बहुत अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करता हूँ। ज़ाहिर बहुत बड़े आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे और बहुत क्रिएटिव, और इतने बड़े आदमी, इतने नामवर और शोरा आफाक शख्सियत। तो उनके साथ शुरू में तो मैं बहुत घबराता था, उनके साथ बहुत डिस्टेंस था। फिर ज़ाहिर वो इतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने खुद ही अपने करीब कर लिया धीरे धीरे। और मैं तकरीबन उनकी ज़िंदगी के आखिरी जो 18 साल हैं वो मैंने उनके साथ गुजारे। मंशा साहब की शफ़क़त के तो सब भी जो है ना गवाही भी देते हैं कि क्या आपने क्या पढ़ाए, क्या जूनियर क्या सीनियर, वो शख्सियत ही ऐसी थी। कहीं आपको उनकी
भांजे होने का नुकसान भी हुआ, फ़ायदा तो हुआ ही है, लेकिन नुकसान हुआ? कहीं आपको फील हुआ हो कि यार यहाँ मुझे जो है नुकसान मुझे कभी भी इस तरह का फील ही नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता अगर आप कहें कि नुकसान हुआ है तो एक नुकसान ज़रूर हुआ है कि मैं उनकी वजह से अफसाना लिखने की तरफ मैं नहीं यही आया है कि मैंने कभी सोचा भी, ख्वाब में भी नहीं सोचा कि मैं अफसाना लिखूँ। हाँ, अलबत्ता नावल लिखने का कभी कभी जी चाहता है और शायद मैं कभी लिखूँ अगर मुझे तौफीक हुई, अल्लाह ने ये तौफीक दी। लेकिन ये कि अफसाना लिखने की मैं नहीं आ सकता। क्या वजह क्या है? ऐसी झिझक पैदा अंदर हो गई कि जब वो इतना अच्छा लिखने वाला है तो ये लामहला आप कंपेयर, जो अब आप लिखेंगे तो वो कंपेयर करेंगे कि वो डेफिनेटली मंशा साहब की ये कहानी थी तो इसकी कहानी कैसी होगी। तो ये इसलिए फिर मैं अफसाने की तरफ, और उन्होंने मेरे दिवाचा जो पहला लिखा उन्होंने, तो उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है कि वो मेरी इसके सामने चेक पोस्ट थी इसलिए अफसाने की तरफ नहीं आया। चेक पोस्ट बड़ा अच्छा। तो इसका भी बड़ा मजे का किस्सा कि हल्के से बाहर निकले तो मैंने उन्हें कहा कि मामू एक छोटा सा, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी कि मेरी किताब आ रही है तो मैं उसका फ्लैप आपसे लिखवाना चाहता हूँ। तो बड़े खुश हुए कि अच्छा किताब आ रही तुम्हारी को, तो ठीक है मुझे ले आना, तो मुझे देना अपनी चीज़ें। तो जब मैंने उन्हें अपनी चीज़ें दी तो उन्होंने कहा कि उसमें पेश लफ्ज़ भी था, पेश लफ्ज़ भी मैंने लिखा हुआ था कि अफसान नज़म ये होती है तो नज़म वो होती है। तो उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि देखो तुम लोगों को बताओगे कि नज़म क्या होती है तो इसलिए पेश लफ्ज़ ना लिखो तुम, पेश लफ्ज़ तो मैं इस पर दिबाचा लिखता हूँ। तो मैंने कहा मैं बहुत झिझका, मैंने कहा सब कहेंगे कि दिबाचा अपने भांजे ने मामू से लिखवा लिया, तो पता नहीं ऐसे ही मेरे उसको बहुत इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, लेकिन वो झिझक थी। उन्होंने कहा मैं लिखूँगा ना तुम्हें, तो शायद तुम्हें अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, तुम देखना भी। और जब उन्होंने लिखा तो मैं तो, और खुद पढ़ के सुनाया उन्होंने, तो मैं तो सरशार हो गया। मैंने कहा जी इससे अच्छी तहरीर तो मुझे कोई नहीं लिख के दे सकता, और ना इतनी किताब पर पहला तज्जियाती मुतालिया जो था ना वो मंशा साहब ने ही किया था मेरी किताब पर। और मुझे समझिए कि मुझे शायरी से डिस्कवर किया उस मजमून दिवाचे में उन्होंने, कि मैं किस तर्ज पर नज़में लिखता हूँ, क्या मेरी थिंकिंग है, क्या मेरी फिक्रियात है, क्या मेरा स्टाइल है नज़में लिखने का। तो सारा कुछ उन्होंने उस दिबाचे में, और अपने ताल्लुक़ के साथ भी। तो वो अफसाना नहीं, वो सॉरी दिबाचा नहीं है, वो एक अफसाना ही है। आप पढ़ें तो आपको, मैंने पढ़ी भी है वो बुक, जब नाम वो कमल झील में। अच्छा, फिर जब दूसरी तकरीब हुई सामने को, तब इतना शानदार मजमून पढ़ा उन्होंने, वो यूट्यूब पर है भी, और लोगों को हंसा रहे हैं, लोगों को रुला रहे हैं। और वो मजमून यही से शुरू होता है कि वो यहाँ तकरीब में आ रहे हैं और रास्ते में मेरी वालदा की कब्रिस्तान में उनकी कब्र, तो अब उन्होंने उसको इस तरह किया कि वो आते हुए मजमून इस तरह बांधा है कि वो उनकी कब्र पर चले गए हैं और मेरी वालदा उनसे बातें कर रही है। अब वो मजमून दोनों बहन भाइयों की बातों के दरमियान वो मजमून है, और उसमें बड़ा जज्बाती और बड़ा रिकत अमीज, उसमें कई ऐसी मनाजिर हैं कि उसमें वो बिल्कुल उन्होंने रुला दिया और लोग कह के मार के हंसे। इतना भी, ये भी उसके अंदर एक एस्पेक्ट है, यानी ऐसे ऐसे जुमले मजे किए और ऐसी मजे की बातें। तो कहानीकार तो थे ना जी, उन्होंने देखे कहाँ से मुंह वो उठाया, कहाँ, हालांकि सीधा सीधा लिख सकते थे, लेकिन आपका ये तो आम कहानीकार है ना, एक बड़ा कहानीकार, तो फिर बिल्कुल उन्होंने जज्बाती वाबस्तगी लेके वो उसको अमर कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्केचेस वगैरह अभी भी बनाते हैं? पोर्ट्रेट नहीं मैं बनाता, क्योंकि मैंने इसमें तालीम तो नहीं ली। मैंने ये सारे काम जो हैं वो सारे मैंने शौक़ से ही सीखे। इवन मैंने पोइट्री जो है उसकी बाकायदा मैंने किसी से तरबियत नहीं ली, और हल्का ही हमारा हल्के की तरबियत से ही हमने बहुत कुछ सीखा। ऐसे ऐसे नुक्ते और ऐसी ऐसी अमीक बातें जो कि पता नहीं कि कितने उस्तादों के पास बैठ के आदमी सीखे, वो हमने हल्के से सीखी हैं। हल्के की बातों में, और काफ़िये में काफ़िया रदीफ कैसे बांधा जाता है, कौन सा लफ्ज़ कहाँ बांधना है, कौन सा लफ्ज़ किस तरह आता है, उसको कैसे उसको इस्तेमाल करना है, और क्राफ्ट क्या होती है, उसको
कहानी नज़्म जो है उसके अंदर मानवियत को किस तरह, मतलब मानवियत लोगों ने बाज़ औक़ात तो सिर्फ मानवियत डालने के लिए ही नज़में लिखी जाती है, तो उसमें वो रस ख़त्म हो जाता है। जो पोइट्री है वो तो आपकी जमालियात और आपके एहसास के साथ जुड़ी हुई है। पहले तो ये चीज़ें आप लिखते हुए चाहे आप कितनी भी गहरी बात करें, ये जमालियात उसके अंदर से, शायरी के अंदर से अगर ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो आर्ट नहीं रहता। आर्ट तो नाम जमालियात का है, लताफत का है। खलील साहब, आपने कभी गीत लिखे? जी जी, गीत मैंने जो मंशा साहब के जो 2 ड्रामे थे उनके जो टाइटल सॉन्ग थे मैंने ही लिखे थे। तो मुझे कहने लगे कि मैं यार जो लिखवाना चाहता हूँ, तो मैंने किसी से मैंने कहा कि आप, मैं लिखता हूँ ना। उन्होंने कहा तुम लिख लोगे? मैंने कहा क्यों, आपको बहुत हल्का मुझे बहुत हल्का ले रहे आप मुझे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम लिख के लाओ। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने वो जो था पूरे चांद की रात, उसके कम से कम भी 2 या 3 गीत लिखे, 2-3 तर्ज के। तो मैंने कहा इसमें से आप देख रहे हैं आपको। उन्होंने एक सिलेक्ट कर लिया और उन्हें बहुत पसंद, और उन्होंने दिया। वो फरिया परवेज़ ने गाया था, और वो नज़्म के अच्छा एपिसोड्स के अंदर भी वो किरदार जो होता है, वो हीरो जो है वो भी वो नज़्म भी पढ़ के सुनाता है। प्ले का क्या नाम था? पूरे चांद की रात। अच्छा। और एक और ड्रामा जो कि तकरीबन बन गया था और वो ऑन एयर नहीं हो सका, वो उसका नाम था रंगे वफा, इस्लामाबाद से था, वो आखिरी था। उसका भी मैंने टाइटल सॉन्ग लिखा था और वो टाइटल सॉन्ग बन गया था। वो मुझे सुनाया भी था, मुझसे सबके पास भी था। तो वो है टाइटल सॉन्ग इस तरह हमारे पास पड़े हुए घर में, तो रखे हो क्या, उसे यूट्यूब पे लगा देंगे, क्या करेंगे। नहीं, मैं तो हम तो अब ये हमारा चैनल जो है वो तो आप कहते हैं ना कि आपकी नज़्म है जरा सुनिए। हाँ तो हमारे प्रोग्राम करना है और सुनाए जरा है। हाँ जी। तो और सुनाए का मतलब यही है, कमदीप से कहते हैं जो सुनाना है सब क्या दो, ठीक है। तो ये जो मख्फी पहलू हैं, कुछ चीज़ें मुझे भी आपके बारे में नहीं पता थी। इस तरह लोग देखिए, शायरी तो आप सुनाते रहते हैं, हल्के में तनकीद भी होती रहती है। चले हल्के ज़ोक का बताएं कि हल्का ज़ोक का ये काम जो थैंकलेस जॉब कहा जाता है, इसको आप क्या समझते हैं? क्या हालात है कोरोना की वजह से इजलास हो रहे हैं और क्या दिक्कत पेश आ रही है? दिक्कत फिर पेश तो कभी ना कभी कोई मसाइल पैदा होते रहते हैं, जो कि ज़ाहिर में उसे आमतौर पर सामने नहीं लोगों के ला सकते ना लाते हैं। लेकिन ये कि अगर आप अपने काम को एक स्मूथ तरीके से प्रॉपरली उसे ठीक करते रहें और हर काम को उसके वक्त पर कर लें, तो फिर वो आपके लिए मसला नहीं होता। अगर तो सबके लिए इजी हो जाता है ना। अब हर बंदा अगर थोड़ा थोड़ा काम अपना करता रहे तो फिर तो ठीक है, लेकिन सारा काम आप सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पे डाल दें और कहें जी आप जाने और आपका काम जाने, पूरा इजलास हो जाए, तब सेक्रेटरी की वो